हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए नई वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे सामान्य वस्तुएं यानी जिन्हें कहते हैं नॉर्मल गुड्स। दूसरा है घटिया वस्तुएं यानी निकृष्ट वस्तुएं, और इन्हें हीन वस्तुएं भी कहते हैं। और इसको कहते हैं इंग्लिश में इन्फीरियर गुड्स। यानी ये तीन नाम है इसके: घटिया वस्तु, निकृष्ट वस्तुएं और हीन वस्तु और इन्फीरियर गुड्स। और इसके साथ हम पढ़ेंगे गिफिन वस्तुएं, जिसके पहले क्या होता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिफिन गुड्स कहते हैं। इसके साथ हम पढ़ेंगे आज गिफिन का विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ऑफ गिफिन। तो आइए फर्स्ट हम बात करते हैं सामान्य वस्तुएं की यानी नॉर्मल गुड्स। जिन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है, तथा आय के घटने पर उनकी मांग घट जाती है, ऐसे वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, सामान्य वस्तु कहते हैं। आय और मांग में ऐसी वस्तुओं का धनात्मक संबंध होता है। यानी जब आय क्या होगी, बढ़ेगी, तो ऐसे वस्तुओं की मांग भी क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब क्या होगी, आय घटेगी, तो ऐसे वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी धनात्मक को बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव। यदि आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज में आना चाहिए, यानी इंग्लिश में भी आना चाहिए। तो इंग्लिश में बोलते धनात्मक संबंध को बोलेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है एक ही दिशा में परिवर्तन होना। और यदि हम बात करेंगे ऋणात्मक की, तो ऋणात्मक का मतलब होता है विपरीत दिशा में। यानी इसमें जहाँ जहाँ पर धनात्मक शब्द का प्रयोग होगा तो आपने समझ जाना अर्थशास्त्र में कि एक ही दिशा की ओर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। लेकिन यदि हम बात करेंगे ऋणात्मक की, तो ऋणात्मक का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शंस यानी अपोजिट डायरेक्शन की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। तो हमने बोला कि आय और मांग में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक का मतलब यदि आय बढ़ेगी तो मांग का क्या होगा, उसी दिशा में, यानी जो मांग होगी उसमें भी वृद्धि होगी, यानी मांग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यदि क्या होती है, आय घट जाती है, तो जो क्या मांग होगी वो भी घट जाएगी। इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है कि कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर मैंने इस फिगर के माध्यम से आपको समझा गया है कि इसके उदाहरण है सामान्य वस्तु के, जैसे क्या है, देसी घी है, या फिर क्या बासमती के चावल हो गए, ये इसके उदाहरण होते। तो देखिए कि इसमें कीमत प्रभाव होता है ऋणात्मक, यानी जब कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, मांग क्या होगी, ये घट रही है, और जब कीमत घटेगी तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कीमत और मांग में कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। तो सामान्य वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनका कीमत जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक प्रभाव होता है, यानी विपरीत दिशा में होता है। और जो आय प्रभाव होता है वो क्या, धनात्मक संबंध होता है। आय और मांग में धनात्मक संबंध होता है। यहाँ पर देखिए ये आपकी दे रखी है, आय दे रखी है, और इस साइड है मात्रा, यानी क्या बासमती चावल का मैंने एक ये उदाहरण लिया है। जब आय आपकी ओ वाई है तो उस पर मांग कितनी हो रही, डिमांड कितनी हो रही है, ओ क्यों हो रही है। यदि आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, तो ओ वाई वन हो जाती है। यदि आय, तो क्या होगा, हमारी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो हमारी जो डिमांड है वो भी घट जाएगी। तो इसे कहते हैं आय प्रभाव। और एक कीमत प्रभाव, तो आपने पहले भी पढ़ा है, जब मैंने आपको मांग का नियम बताया है कि जब कीमत बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामान्य वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है तथा आय घटने पर कम हो जाती है। आय और मांग में सामान्य संबंध पाया जाता है सामान्य वस्तुओं का। और
कीमत प्रभाव इनका कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और मांग का नियम लागू होता है। अभी मैंने आपको क्या होता है, मांग का नियम ही तो बताया कि जब कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, यानी ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है। आय वक्र धनात्मक व कीमत वक्र ऋणात्मक की मैंने बोला है। देखिए यहाँ पर एक है, आय वक्र कैसा है, धनात्मक यानी बढ़ रहा है, और कीमत वक्र कैसा है, यानी ऋणात्मक। इसके उदाहरण जैसे देसी घी है, बासमती चावल है, यानी जितने भी सामान्य वस्तुएं होती है जिनका उपभोक्ता यूज करता है, तो उनके लिए बोलते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में क्या होती प्रयोग होती है, तो ऐसी वस्तुओं को सामान्य वस्तुएं कहते हैं। अब बात आती है दूसरी प्रकार की वस्तुएं, वो है घटिया वस्तुएं, जिन्हें हम निकृष्ट वस्तुएं भी कहते हैं और हीन वस्तुएं भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। ये वह वस्तुएं होती है जिन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर कम हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है, जस्ट जो फर्स्ट वाला मैंने बात की थी सामान्य वस्तुएं, यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट में बात हो रही है। क्या हो रही है बात, कि वह वस्तुएं जिन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर क्या होती, कम हो जाती। देखिए जब जनरली क्या होता है कि जब हमारी आय बढ़ती है तो हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आय के बढ़ने से क्या हो रही है कि वस्तुओं की जो मांग है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो देखिए इसमें एक मैंने एग्जांपल लिया है, ये है आपकी मांग, ये क्या है, वस्तु की मांग है, और कौन सी वस्तु की, घटिया वस्तु की बात कर रहे हैं हम, और ये है आपकी आय है। यहाँ पर देखिए यदि आपकी आय कितनी है, ओ वाई है, तो उस पर मांग कितनी हो रही है, ओ क्यू हो रही है। यदि आय बढ़ रही है यानी ओ वाई से कितनी हो गई, ओ वाई वन हो गई, तो मांग क्या हो गई, ओ क्यू वन हो गई। यहाँ से यहाँ आ गई मांग, यानी घट गई मांग, यानी उल्टा हो गया। तो देखिए वही बात हो रही है कि वह वस्तुएं होती है घटिया वस्तुएं जिन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कमजोर होता है, जिसके कारण कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध होता है। यहाँ पर क्या होता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, और बात हो रही है प्रतिस्थापन प्रभाव की, कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो आय प्रभाव से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी वो शक्तिशाली होता है। उसका संबंध किससे होता है, आय प्रभाव से अधिक जो महत्वपूर्ण होता है। यानी ऐसी वस्तुओं की मांग में ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, प्रतिस्थापन प्रभाव का पड़ेगा। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि जब हमारे पास दो विकल्प होते हैं किसी वस्तु के, तो हम क्या करते हैं कि जब एक वस्तु के मूल्य में क्या चेंजेस आ जाते हैं, तो हम उसके हिसाब से दूसरे वस्तु का क्या कर लेते हैं, चयन कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या प्रतिस्थापन प्रभाव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और मांग का नियम लागू होता है। अब हम पढ़ेंगे गिफिन का विरोधाभास, फिर हम पढ़ेंगे गिफिन की वस्तुएं। तो पहले आती है बारी गिफिन का विरोधाभास को हम पहले समझ आते हैं, फिर हम गिफिन वस्तुओं के बारे में समझेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, सर्वप्रथम हम इसके इतिहास की ओर यदि हम चलते हैं, तो एक अर्थशास्त्री हुए हैं ब्रिटेन के, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने अपने एक अध्ययन में पाया कि वहां पर क्या हो रहा था, एक जो मजदूर वर्ग था वो ब्रेड की कीमत बढ़ने पर इनकी मांग घटने के बजाय बढ़ रही थी। तो इन्होंने पाया कि ऐसा क्या कारण है कि भाई ब्रेड की कीमत क्या हो रही है, कि इसकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन इसकी मांग क्या होनी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी, लेकिन वो घटने के बजाय क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी घटिया किस्म की वस्तुएं होती है जिनकी मांग कीमत में कमी होने पर इनकी मांग बढ़ने के बजाय
क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को खत्म कर देता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के इस अपवाद को गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जस्ट मांग का नियम क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यानी जब कीमत क्या हो रही किसी वस्तु की घट रही है तो घटने की वजह से क्या होनी चाहिए, उस वस्तु की मांग में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। और कीमत जब बढ़ रही है तो बढ़ने की वजह से उसकी मांग क्या होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए। लेकिन डाउन की क्या हो रही नहीं हो रही है, बल्कि उसकी जो मांग है, डिमांड है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा इसलिए होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है, 10,000 रुपये है। माना सपोज दैट किसी की इनकम कितनी है, 10,000 रुपये। और यदि क्या होती है कि कीमत सस्ती हो जाती है यदि, तो क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि उसकी जो आय है, आय तो उसकी क्या रहेगी, उतनी रहेगी 10,000। लेकिन यदि कीमत सस्ती हो जाएगी तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि जो उपभोक्ता है उसकी जो क्रय शक्ति होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी उसकी जो वास्तविक इनकम है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी जितनी वस्तुएं वहां पहले 10,000 रुपये में खरीद सकता था, वह अब क्या करेगा कि यदि कीमत घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी वास्तविक क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। यानी अब वो और ज्यादा वस्तुओं को खरीदने में क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, अब मान बात वो यहाँ पर क्या है कि 20 वस्तुएं को क्या करे, घटिया किस्म की वस्तुओं को यदि कोई उपभोक्ता क्या कर रहा है, खरीद रहा है। जब उसकी आय कितनी है, 10,000 रुपये। अब यदि कीमत कम हो जाएगी तो वो 20 के बजाय क्या करेगा, वो यानी इनको नहीं खरीदेगा घटिया वस्तु को, बल्कि वो क्या करेगा, वो जो है जो अच्छी वस्तुएं होगी, सामान्य वस्तुएं होगी, वो उनको जो है खरीदने लग जाएगा। तो इसके कारण से क्या होता है कि जो अतिरिक्त हमारी क्या होती है, क्रय जो शक्ति होती है, उससे हम क्या करते हैं कि जो अच्छी वस्तुएं होती है उनके ओर बढ़ने लग जाते हैं। इसी के कारण से यहाँ पर मांग का नियम क्या नहीं होता है, लागू नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं गिफिन का विरोधाभास। तो गिफिन के विरोधाभास की यदि हम सिंपल ढंग से क्या देंगे, परिभाषा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब किसी वस्तु की कीमत में क्या होती, कमी होती है, तो उसकी मांग में भी जब कमी हो जाती है। यानी मांग के नियम के अपवाद को हम क्या कहते हैं, गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। अब बात आती है कि गिफिन की जो वस्तुएं हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो गिफिन वस्तुएं वह निम्न कोटि की वस्तुएं होती है जिनकी मांग कीमत कम होने पर कम तथा कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए आप, एक कीमत है, ओपी कीमत है, ओपी पर ओ क्यू मांग हो रही है, यानी मात्रा बोलिए चाहे मांग हो रही, डिमांड हो रही है। यदि क्या हो रही है, ओपी से OP1 हो जाती है, कीमत बढ़ रही, तो हमारी मांग भी क्या हो रही है, OQ से OQ1 हो रही है। यानी जब कीमत बढ़ रही है तो मांग की मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब कीमत घट रही है तो मांग की मात्रा भी घट रही है। अब बात आती है कि गिफिन वस्तुएं कहलाने के लिए क्या शर्तें होती है, कि हम कब कहेंगे कि ये वस्तु गिफिन की वस्तुएं। तो देखिए गिफिन की वस्तुएं, जैसे आपने सर्वप्रथम तो इसकी परिभाषा आपको समझ आएगी कि जो मांग का नियम का क्या है, अपवाद है यानी उल्टा है, तो उसी को हम गिफिन की वस्तुएं कहते हैं। तो इसकी शर्तें हैं, यानी गिफिन वस्तुएं कोई वस्तु तब कहलाएगी यदि ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ऋणात्मक आय प्रभाव है, यानी इनकम इफेक्ट, यानी नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन क्या, सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव से यदि वो क्या हो, ज्यादा होना चाहिए।
दूसरी बात यह है, मांग वक्र ऊपर की ओर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मांग वक्र क्या हो रहा है, ऊपर की ओर है। और मांग वक्र यहाँ पर क्या नहीं होता, लागू नहीं होता है। और जो इसकी मुख्य शर्त है वो है कि वस्तु पर उपभोक्ता का अधिकांश भाग व्यय करता हो, कि यदि उपभोक्ता क्या करता हो, उस वस्तु पर अपना अधिकांश भाग व्यय करता हो। तो ये इसकी दो तीन विशेषताएं, एक तो ये है कि उसका ऋणात्मक आय प्रभाव क्या होना चाहिए, प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। कहने का मतलब जो आय का जो प्रभाव है वो उस वस्तु पर अधिक होना चाहिए। और दूसरा है कि जो वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय है वो अधिकांश व्यय उस वस्तु पर होना चाहिए। तो माना जाएगा कि वह वस्तु कैसी है, गिफिन वस्तु है। यानी एक प्रकार से ये जो गिफिन वस्तुएं होती है ये भी घटिया जो वस्तुएं होती उसका ही ये रूप है। लेकिन इसमें और इसमें क्या थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर क्या प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है कि जो आय प्रभाव है वह प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा है। गाइस, आपको ये समझ आना चाहिए कि जितनी भी ये विशेषताएं हैं सामान्य वस्तुएं की, घटिया वस्तुएं की और गिफिन वस्तुएं की जो विशेषता है वो एक एक विशेषता मैंने सब एक साथ कंबाइन कर दी गई है, उनको एक साथ मैंने उनको जोड़ दिया है ताकि आपको परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए परीक्षा में क्या आता है, क्वेश्चन इस ढंग से आ सकता है कि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही नहीं है। अब वहां पर क्या दिया होगा कि 4 विशेषताएं दे देगी, उनमें से एक विशेषता कोई क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो उसे आप तब पहचान पाएंगे, आप उसे तब क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप ये सब विशेषताएं आपको आती होगी। या फिर इस ढंग से आ सकता है कि घटिया वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा तथ्य सत्य है। अब हो सके वहां पर 3 जो तथ्य क्या होंगे दे रखे, गलत होंगे दे रखे, एक ही तथ्य सही होगा दे रखा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमेशा डीप स्टडी करनी चाहिए। और यदि आपको डीप स्टडी चाहिए तो हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो का प्रत्येक बार शीघ्र ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो थैंक यू।